हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 11 का जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी का आगे का पोर्शन लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इसके बाद में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, इसकी इसकी हमने बात किया था। 2 वीडियोस मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ। आज ये 3rd वीडियो है जिसमें हम लोग जिस तरीके से कार्तीय तल पढ़ते हैं और कार्तीय तल में बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है कि किस चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित होगा, वैसे ही यहाँ पर किसी भी सम्मिश्र संख्या को किसी सम्मिश्र तल में कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हम पढ़ेंगे पहले सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र तल में निरूपण। सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र तल में निरूपण बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप बिल्कुल वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कार्तीय तल पढ़ा गया है उसी तरीके से ये सम्मिश्र तल को भी पढ़ा जाएगा। वहां पर कार्तीय तल में 2 अक्ष होते थे, एक x अक्ष और एक y अक्ष। यहाँ क्षैतिज अक्ष को हम वास्तविक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक अक्ष, ठीक है ना। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होगी, इस ऊर्ध्वाधर अक्ष को बोला जाता है काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष मीन्स ये है आपका रियल एक्सिस और ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए, ये मूल बिंदु होगा। इधर मूल बिंदु से दाईं तरफ रियल अक्ष जो होगी वो धनात्मक होगी। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो काल्पनिक अक्ष होगी वो धनात्मक होगी। इस मूल बिंदु से बाईं तरफ जो अक्ष होगी वास्तविक अक्ष वो ऋणात्मक होगी और मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष जो होगी अर्थात काल्पनिक अक्ष जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अब देखो, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 4 भाग में ये सम्मिश्र तल चेंज हो गया, तो इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक, अब यहाँ पर जब वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष से किसी तल को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है सम्मिश्र तल। ठीक, अब देखो, जो पहला चतुर्थांश बना है वो वास्तविक अक्ष धनात्मक और काल्पनिक अक्ष धनात्मक, अर्थात अगर हम इसके क्रमित युग में लिखेंगे मीन्स वास्तविक भाग और रियल भाग। जरा एक मिनट, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारी कोई सम्मिश्र संख्या है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो मैंने कहा था कि x क्या है वास्तविक भाग और y क्या है काल्पनिक भाग। तो अगर मैं इसके क्रमित युग में लिखूं, क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म में पहले वास्तविक वाला भाग लिखा जाएगा और बाद में काल्पनिक वाला भाग लिखा जाएगा। तो ये x, y इस सम्मिश्र संख्या z के क्रमित युग्म है। ठीक, तो अब देखो, पहला वाला जो चतुर्थांश बन रहा है तो वास्तविक भी धनात्मक है और काल्पनिक भी क्या है धनात्मक। मीन्स इसके अगर क्रमित युग्म होंगे, दोनों के दोनों क्रमित युग्म कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। फिर दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में जो वास्तविक अक्ष है वो ऋणात्मक है और जो काल्पनिक अक्ष है वो कैसी है? धनात्मक। तो इसका पहले वास्तविक अक्ष लिखना है फिर काल्पनिक। तो दूसरे के जो क्रमित युग्म होंगे वो एक ऋणात्मक होगा और एक
धनात्मक होगा। ऐसे ही तीसरे चतुर्थांश में वास्तविक वाला भी ऋणात्मक और काल्पनिक वाला भी ऋणात्मक, तो दोनों क्रमित युग्मों के जो चिन्ह होंगे वो कैसे होंगे, माइनस माइनस। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला चौथा चतुर्थांश है, इसमें वास्तविक अक्ष धनात्मक है और काल्पनिक ऋणात्मक है। मैंने कहा कि पहले जब क्रमित युग्म लिखेंगे तो पहले वास्तविक अक्ष वाले को लिखना है, तो प्लस कॉमा माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन है, इसी के माध्यम से ये पता चलेगा कि कौन सी सम्मिश्र संख्या किस तल में होगी, मीन्स पहले सम्मिश्र तल में, दूसरे सम्मिश्र तल में, तीसरे में या फिर चौथे में। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। मैंने एक सम्मिश्र संख्या लिख दिया z इक्वल टू माइनस ए प्लस बी आयोटा, दूसरी सम्मिश्र संख्या लिख दिया माइनस ए माइनस बी आयोटा, तीसरी सम्मिश्र संख्या लिख दिया a प्लस बी आयोटा और चौथी सम्मिश्र संख्या लिख दिया a माइनस बी आयोटा। अब हमें बताना है कि ये सम्मिश्र संख्याएं इस सम्मिश्र तल के किस भाग में होंगी, पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में या चौथे भाग में। ठीक, तो अब देखो यहाँ जो क्रमित युग्म है उन क्रमित युग्मों के चिन्ह क्या है, माइनस कॉमा प्लस। तो अब देखना है आपको कि माइनस, इनको मैं लिख देता हूं Z1 Z2 Z3 और Z4। ठीक, तो अब ये वाला क्रमित युग्म क्या है, माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस कहाँ है, दूसरे में, अर्थात जो Z1 सम्मिश्र संख्या है वो कहां पर होगी, दूसरे चतुर्थांश पर होगी। ऐसे ही दूसरे वाले के अगर क्रमित युग्म लिखेंगे तो माइनस कॉमा माइनस, माइनस दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस कॉमा माइनस। तो जो Z2 सम्मिश्र संख्या है वो किस तल में होगी, तीसरे तल में। ठीक, ऐसे ही Z3, तो Z3 का पहला वाला जो वास्तविक भाग है वो भी धनात्मक है, जो काल्पनिक भाग है वो भी धनात्मक है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होंगे, तो जो Z3 सम्मिश्र संख्या है वो इसके पहले चतुर्थांश में होगी। ऐसे ही Z4 जो सम्मिश्र संख्या है इसका पहला जो वास्तविक भाग है वो धनात्मक और जो काल्पनिक भाग है वो ऋणात्मक है। तो किस चतुर्थांश में आएगा, मीन्स Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सम्मिश्र संख्या जो है वो इसके चौथे चतुर्थांश में आएगा। ठीक बच्चों, मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को इस सम्मिश्र तल में कैसे रूपांतरित किया जाएगा, उसको कैसे निरूपित किया जाएगा। ठीक, आगे छोटी सी बात कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा और उसका कोणांक क्या होगा। ठीक, तो देखिए आगे आपको पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक, मापांक एवं कोणांक। ठीक, मापांक को इंग्लिश में बोला जाता है मॉडुलस और पूर्णांक को बोला जाता है आर्गुमेंट। ठीक, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर में x प्लस आयोटा y है। ठीक, तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक को मॉड ऑफ z से लिखेंगे और इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, और फिर इन दोनों को ऐड करके उसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो वो क्या कहलाएगा, मापांक कहलाएगा उस सम्मिश्र संख्या का। ठीक, इसको कई जगहों पर r से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इस मापांक ऑफ z को r से भी लिखेंगे। अब निकालना है कोणांक। तो कोणांक दो तरीके से निकाला जाता है, मैं बताता हूं कैसे। कोणांक मीन्स
आर्गुमेंट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा थीटा, कोण। तो थीटा बराबर में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। अब अगर आप इसमें मॉड लगाते हैं, मॉड, तो ये सिर्फ थीटा देगा, कोण कितना है, लेकिन कोणांक नहीं देगा। तो कोणांक कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए? तो यहाँ आपको देखना होगा कि दी गई सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में है। तो मैं यहाँ लिखता हूं सम्मिश्र तल और इधर उसका कोणांक। इस सम्मिश्र तल को ये भी बोल सकते हैं कि जो सम्मिश्र संख्या है वो किस चतुर्थांश में है। ठीक, और फिर इसका इधर कोणांक क्या होगा। तो देखिए अगर सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में है, ठीक, तो ऐसी स्थिति पर अगर पहले में है तो कोणांक वही होगा जो आपने थीटा ज्ञात किया है। अगर ये दूसरे में है तो कोणांक पाई माइनस थीटा होता है। अगर ये तीसरे में है तो कोणांक माइनस पाई माइनस थीटा होता है। अगर ये चौथे में है तो कोणांक माइनस थीटा होता है। पहले हमें इतनी बात समझनी है और इसी पर बेस्ड होकर के हमें काम करना है। ठीक, तो अभी मैंने केवल ये कोणांक निकालने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं क्या है। उसमें हम त्रिकोणमिति के जो चतुर्थांश है उन चतुर्थांशों की सहायता लेते हैं और तब हम इसके मान को ज्ञात करते हैं। ठीक, तो फिलहाल अभी हमने क्या किया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या है, मॉड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन में रियल ऑफ जेड। अर्थात सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग y है और सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग x है। ठीक, अब एक छोटी सी बात और, हालांकि इस सिलेबस से रिड्यूस है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या है ये। किसी भी सम्मिश्र संख्या का, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, पोलर की बात की जाती है, पोलर फॉर्म। ठीक, समझेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पोलर फॉर्म क्या है? तो देखिए मैंने यहां पर ये एक सम्मिश्र तल बना लिया, ये इसका रियल अक्ष है और ये इसका इमेजिनरी अक्ष है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई सम्मिश्र संख्या z है ये, और इसके क्रमित युग्म क्या है, x, y। x, y मीन्स रियल अक्ष में x और इमेजिनरी में y। तो ये सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी बेटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, यही तो सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। अब इस सम्मिश्र संख्या का हमें ध्रुवीय रूप बदलना है। ध्रुवीय रूप का मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को इस अक्ष के अबाउट में घुमाऊं, ठीक है ना, घुमाने का मतलब है कि वो किस पे चलेगा, थीटा पे चलता है। किस पे चलता है, थीटा पे। तो मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ये O है। अगर O और Z के बीच की दूरी को R से लिख देते हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, R है, और ये इस रियल अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। कितना बनाता है, थीटा। तो देखो भाई ये वाली डिस्टेंस इसकी क्या कहलाएगी, y। क्या कहलाएगी, y। मैं भी वैल्यू निकालूंगा, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, x। ये O हो गया, ये A है और ये B है। ये OAB आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक संपूर्ण त्रिभुज। तो मैं यहां पर त्रिभुज OAB में एक बार तो मैं ले लेता हूं साइन थीटा और एक बार ले लेता हूं कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है, y, और कर्ण का मान कितना है, r। तो यहां से y बराबर में क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, x, और कर्ण क्या है, r। तो यहां से x इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, r कॉस थीटा।
अब अगर x और y के ये मान इस समीकरण में रख दिया जाए, इस समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से z बराबर में r cos थीटा प्लस का आयोटा r साइन थीटा, ठीक। यहां से r को कॉमन लिया जा सकता है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्म हमारे पास आई है, ये इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है, जहां r मैंने बच्चों बताया कि ये क्या होता है, दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक, और थीटा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो थीटा होगा कोणांक। थीटा क्या होगा, कोणांक। अब मापांक कैसे ज्ञात किया जाएगा, वो मैंने बता दिया कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोणांक कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो पहले निकालेंगे थीटा, और हो सके तो इसको अल्फा लिख लो तुम, तो यहां पर आ जाएगा, या ऐसा कर लो, चलो लिख लो, अल्फा 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 एंड अल्फा, ठीक। मेरी बात समझ आ रही है ना। अल्फा इक्वल टू पहले निकालेंगे, जो अल्फा आएगा उसके आधार पर फिर हम कोणांक थीटा को ज्ञात करेंगे। अगर सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश में है तो कोणांक का मान जो होगा वो उसी अल्फा के बराबर होगा। अगर वो दूसरे चतुर्थांश में है तो कोणांक का मान जो होगा वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो कोणांक का मान माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा होगा। चौथे चतुर्थांश में है तो कोणांक का मान माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो शायद इतनी बात मेरी समझ आई होगी आप सभी को। तो देखो जरा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का है, जिसमें हमें मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है, ठीक। देखिए, ये वीडियो जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हो उनके लिए भी है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। इसलिए जो भी आपके जानने वाले या परिचय के बच्चे हों जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हों, अगर उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। शायद उनको लाभ होगा इससे काफी। और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नए लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको पहुंचाइए इसको। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 जो कि एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहा गया है वो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 1 व 2 के लिए है। 2 के लिए क्या क्या ज्ञात करना है हमको, तो मापांक ज्ञात करना है तथा कोणांक ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, मापांक और कोणांक। तो पहला क्वेश्चन है, एक सम्मिश्र संख्या z बराबर में दी गई है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ये सम्मिश्र संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, z बराबर में x प्लस आयोटा y से तुलना करेंगे पहले भाई, और जब तुलना करेंगे तो तुलना करते समय चिन्ह सहित मान देखे जाते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, -1, और y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3। x का मान -1, y का मान माइनस का अंडर रूट 3। अब पहले ज्ञात करेंगे मापांक। तो मैंने कहा था मापांक मॉड z बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर +1 होगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। 3 और 1 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2। तो मापांक तो आ गया 2। अब बात करेंगे कोणांक। तो कोणांक के लिए देखना जरा, कोणांक, कोणांक मतलब हमको थीटा ज्ञात करना है, लेकिन थीटा ज्ञात करने से पहले
हम क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। तो tan इनवर्स मॉड में y की वैल्यू -√3 और x की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मॉड से बाहर निकालेंगे तब भी वैल्यू प्लस की ही रहेगी ना। अब tan वाली जो सारणी होती है त्रिकोणमिति में, जिसमें मान दिए रहते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो √3 मान कितने डिग्री का होता है, तो √3 होता है 60 अंश का मान। और 60 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो π/3 लिखेंगे। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। अब हमको बताना है यहाँ पूर्णांक, बस यही ध्यान देना है। हमको क्या बताना है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब थीटा। तो थीटा बताते समय अपने आप से पूछना है कि दी गई सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में है। तो ये बच्चों किस चतुर्थांश में है, रियल वाला भी नेगेटिव, इमेजिनरी वाला भी नेगेटिव, तो किस में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा ना। और जब ये थर्ड में जाएगा तो मैंने यहाँ लिखवाया था कि थर्ड के लिए जो पूर्णांक होता है वो माइनस का पाई माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस का अल्फा की वैल्यू π/3। तो 3 × 9 3, 3 में से 1 घट जाएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2π/3। तो पूर्णांक जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 2π/3। ठीक, ये बच्चों पहले वाले क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है z इक्वल टू माइनस का √3 प्लस आयोटा। तो यहां भी क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से तुलना करने पर और जब तुलना करेंगे हम तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3, y की वैल्यू क्या आएगी 1। भाई i के गुणे में कुछ नहीं है, तो गुणे में क्या माना जाता है 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आपको मापांक ज्ञात करना है, तो मापांक मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √ में x² प्लस y², तो √ में माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज √4 और √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी आई 2। अब हमको निकालना है पूर्णांक। तो जब हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो पहले क्या निकालेंगे, अल्फा। तो चूंकि अल्फा बराबर में tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन में क्या आएगा x। ठीक, तो यहां से tan इनवर्स y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में x की वैल्यू माइनस का √3। मॉड के बाहर वैल्यू निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी, और जब पॉजिटिव निकलेगी तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 अपॉन में √3। और ये tan 30 अंश का मान होता है, और tan 30 को रेडियन में लिखेंगे tan π/6। tan से tan इनवर्स कैंसिल, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया π/6। अब देखना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करते समय अपने आप से पूछना है कि हमारी जो सम्मिश्र संख्या है वो सम्मिश्र संख्या